तो दूसरा जो प्रकरण है उसका नाम क्या है? भारत की संस्कृति विरासत, परंपराएं, हस्तकलाएं और जो है ललित कलाएं। ठीक है, हमने जैसे संस्कृति पढ़ा ना पिछले चैप्टर में, वो हमें विरासत में मिली है। ठीक है, तो भारत समृद्ध संस्कृति विरासत वाला देश है, ये तो हम पहले पढ़ चुके हैं, जिसमें भौतिक और जैविक विरासत का समावेश होता है। भौतिक और जैविक मतलब टोटल कुदरती संपत्ति से लेकर के मानव जीवन की जितनी भी आवश्यकताएं हैं, वो सबका समावेश जो है वो भौतिक और जैविक के अंतर्गत किया जाता है। बालक को जन्म के साथ ही माता पिता के शारीरिक और मानसिक लक्षण मिलते हैं, ये तो सब जानते हैं, जिसको बोलते हैं, जिसे जैविक विरासत के रूप में हम जानते हैं। मतलब कि बच्चे का जब जन्म होता है तो उसके जो शारीरिक और मानसिक लक्षण होते हैं, वो कितने ही लक्षण, यहाँ तक मोस्ट ऑफ अधिकतर लक्षण जो होते हैं उनके माता पिता को के ही होते हैं। मतलब माता पिता जो होते हैं उनके शारीरिक मानसिक लक्षण जो है वो बच्चे में आ जाते हैं ऑटोमेटिक, जिसके कारण उसे क्या बोलते हैं? विरासत बोलते हैं। जब घर, जमीन, जागीर और स्थावर जंगम संपत्ति विरासत में मिले तो उसे भौतिक विरासत कहते हैं। जैसे आपके दादा का घर है, आपके दादा ने उसे बनाया था, ठीक है, और वो आपके पापा को मिला, तो आपके पापा को जो आपके दादा का घर मिला वो क्या हुआ? वो विरासत में मिला। तो ये जो विरासत है उसको कैसे विरासत कहेंगे? तो भौतिक विरासत और जैविक विरासत, जो माता पिता के शारीरिक और मानसिक जो लक्षण बच्चे में आते हैं उसे कहेंगे। उसी तरह मनुष्य अपनी योग्यता, बुद्धि, शक्ति, कला, कौशल द्वारा जो कुछ प्राप्त करता है या सर्जन करता है उसे सामान्य रूप से सांस्कृतिक विरासत कहते हैं। उसी तरह समाज जीवन में पूर्वजों द्वारा शुरू की गई परंपराएं, रूढ़ियां, रीति रिवाज और एक विशेष प्रकार की जीवन शैली को भी हम संस्कृति विरासत मानते हैं। मतलब अब संस्कृति विरासत की बात करें तो संस्कृति विरासत किसे कहेंगे? तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मनुष्य अपनी योग्यता, बुद्धि, शक्ति, कला, कौशल द्वारा जो कुछ भी प्राप्त करता है या उसका सर्जन करता हो तो उसे सांस्कृतिक विरासत कहेंगे। और उसी तरह समाज जीवन में पूर्वजों द्वारा शुरू की गई परंपराएं तो जानते हो ना, रूढ़ियां, रीति रिवाज और एक विशेष प्रकार की जीवन शैली को भी हम सांस्कृतिक विरासत कहते हैं। जैसे कि हम त्योहारों की बात करें तो त्योहार ये कब से मनाए जाते हैं? हम जब पैदा नहीं हुए तो उसके पहले से मनाए जाते हैं। ठीक है, हमें पता है कि जैसे जन्माष्टमी लीजिए तो जन्माष्टमी में हम क्या करते हैं? तो कृष्ण जी का जो है वो जन्म करते हैं। तो ये चीज हमें कहाँ से पता चली? तो ये चीज हमें जो है वो सांस्कृतिक विरासत से मिली हुई है। ठीक है ना। और इसके उपरांत हम दूसरी चीजें जैसे कि शिक्षा, कृषि, व्यापार, दैनिक जीवन और नीति नियम, उत्सव, मनोरंजन, कला कारीगरी, मान्यता, कौशल का भी समावेश उसमें करते हैं। इसके अलावा शिक्षा, जैसे कि शिक्षा की बात करें तो क्या होता है? शिक्षा हमारे पापा ने भी पढ़ी ली होती है, हमने भी ली होती है, हमारे आगे वाली पीढ़ी वो भी लेते ही हैं। उसी तरह व्यापार है, व्यापार जो है हमारे दादा करते रहे होंगे, फिर हमारे पापा किए, फिर हम करें। इस तरह से ये जो है ये कौशल का समावेश जो किसमें होता है? तो सांस्कृतिक ये विरासत है। भारत विश्व का प्राचीन देश है, उसकी उत्तम परंपराओं, सामाजिक मूल्यों, रूढ़ियों, रीति रिवाजों, परिवार व्यवस्था और विशेषता वाले सांस्कृतिक विरासत की देखभाल और संरक्षण करना हमारा जो है वो प्रथम कर्तव्य है। प्राचीन भारत की 64 कलाएं, जिसमें हस्तकला, कारीगरी, कलापत्तु, हुनर, चित्र, संगीत, नाट्य कला और नृत्य कला इत्यादि को भी गिन सकते हैं। अपनी प्राचीन मुद्राएं भी मूल्यवान थी। भूतकाल में विदेशी यात्री या आक्रमणकारी
कार्यों के लिए भारत की समृद्धि जो है आकर्षण का केंद्र बनी थी। आज भारत की संस्कृति विरासत के प्रतीक समान योग विद्या को समग्र विश्व ने क्या किया है, स्वीकार किया है। और इसके परिणाम स्वरूप विश्व जो है 21 जून को क्या मनाता है, विश्व योग दिवस के रूप में जो है मनाता है। इस प्रकार इस प्रकरण में भारत की विविध प्रकार की कला कारीगरी के विषय में हम जो है चर्चा करेंगे। तो पहली कारीगरी जो है भारतीय कारीगरी का कमाल। तो उसमें पहले प्रस्तावना में क्या आएगा, तो भारत की सांस्कृतिक विरासत का सौंदर्य भारतीय कारीगरी और कला बत्तुओं मतलब जरी काम करने वाले के हुनर परंपरागत में समाया हुआ है। भारत के रंग बिरंगी जीवन को उन्होंने अपनी कला कारीगरी और हुनर उद्योग द्वारा कुशलता पूर्वक से विकसित किया है, जिसमें गूंथने का काम, काष्ठ कला, मिट्टी काम, धातु काम, चित्रकला, चर्म उद्योग, मीना कारीगरी, नक्काशी काम, अकीक और हीरा संबंधित कौशलपूर्ण कारीगरी, शिल्प स्थापत्य, हाथ बुनाई से जुड़ी कारीगरी आदि भारत की जो है वो पहचान है। तो पहली कला जो है वो मिट्टी काम कला। तो ये जो है मानव जीवन और मिट्टी के बीच बड़ा ही प्राचीन संबंध रहा है। व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक की यात्रा मिट्टी से जुड़ी हुई है। मतलब कि व्यक्ति का जन्म होता है तो वो भी जमीन पर होता है और मृत्यु होती है तो वो भी जमीन पर होती है। और जमीन जो है वो क्या है, वो मिट्टी ही है। धातु की खोज नहीं हुई थी तब मनुष्य अधिकांश मिट्टी से बनी वस्तुओं का उपयोग करता था, जिनमें मिट्टी के खिलौने, मटके, कुल्हड़, दिए, मिट्टी के चूल्हे तथा अनाज संग्रह करने की कोठी जिसको बखार कहते हैं वगैरह का समावेश होता है। उस समय घर की दीवारों को भी मिट्टी और गोबर से लीपकर सुरक्षित रखा जाता था। पानी, दूध, दही, छाछ और घी जैसे द्रव्य पदार्थों को मिट्टी के बने बर्तनों में रखे जाते थे। रसोई घर के बर्तन भी मिट्टी के होते थे। लोथल, मोहेंजोदड़ो तथा हड़प्पा संस्कृति समय के मिट्टी के लाल रंग के प्याले, मर्तबान जिसको बरनी कहते हैं, रकाबी आदि बर्तन मिले हैं। कुम्हार के चाक को मिट्टी के काम के लिए प्राचीन भारत का प्रथम यंत्र माना जाता है। कुम्हार का चाक जिस पर वो मिट्टी का बर्तन बनाता है उसको वो क्या है, प्राचीन भारत का प्रथम यंत्र माना जाता है। आज भी नवरात्रि में गरबा अंदर में दीपक हो ऐसा छिद्रों वाला मिट्टी का घड़ा देखने को मिलता है। काली मिट्टी और कच्ची मिट्टी में से पकाए टेराकोटा जिसे कहते हैं, जो हम 8वीं कक्षा में पढ़ चुके हैं, बर्तन तथा वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए भारत प्राचीन काल से ही प्रसिद्ध है, जिसका प्रमाण हमें दक्षिण भारत के नागार्जुन कोंडा और गुजरात के लांगड़न जो कहाँ है, मेहसाणा में है, से मिले हाथ से बने मिट्टी के बर्तनों के पुराने अवशेषों के आधार पर मिलता है। अब दूसरी बुनाई कला। तो बुनाई कला जो है वो रुई की पुनी में से रेशों को खींचने के साथ ऐंठकर लंबा धागा बनाने की कला को कताई कहते हैं। और महात्मा गांधी जी ने कताई बुनाई गृह उद्योग को विशेष महत्व देते हुए आजादी आंदोलन में उसे स्वदेशी और स्वावलंबन के साथ जोड़ करके एक इतिहास बनाया है। जो कि हम जानते हैं कि विदेशी कपड़ों का क्या हुआ था, बहिष्कार हुआ था। उस समय गांधी जी ने क्या कहा कि हमें स्वदेशी कपड़े का अपने ही देश में या स्वदेशी कपड़ों का हमें उपयोग करना चाहिए। इसके लिए उन्होंने क्या किया था, घर घर जो है वो चरखा चलवाया था। हाथ बुनाई, अब हाथ बुनाई तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो जानते हैं हाथ बुनाई क्या है और कितनी लड़कियां हैं जो करती भी होंगी। तो प्राचीन समय से ही यह भारत जो है वो वस्त्र विद्या के क्षेत्र में प्रसिद्ध है। ऐसा कहा जाता है कि ढाका की मलमल का थान अंगूठी में से निकल जाता था। अंगूठी में से क्या होता था, वो निकल जाता था और दिया सलाई की डिब्बी में भी आ जाता था। मतलब इतना वो सॉफ्ट कपड़ा होता था। और अभी भी है, ढाका का मलमल वो विश्व भर में
प्रख्यात है कि जो तुम आप अंगूठी पहनते हो उसमें से पूरी की पूरी साड़ी जो है वो निकल जावे, और उस कपड़े को आप जो है जिसमें माचिस माचिस जो बोलते हैं उसकी डिब्बी में रख दो तो भी वो उसमें समा जाती थी। इतना नरम, इतना सॉफ्ट कपड़ा होता था। कश्मीर से ही भारत में बनने वाला गलीचा, पाटड़ का पटोड़ा, कांजीवरम और बनारसी साड़ियां, राजस्थानी बांधनी जैसे हाथ बुनाई के विशिष्ट कारीगरों के नमूने भारत में पहचाने जाते हैं। ये सब जो चीजें हैं इसका उत्पादन कहाँ होता है? तो भारत में, जो विश्व भर में प्रख्यात है। गुजरात में सोलंकी युग के स्वर्ण काल दौरान उस समय की राजधानी पाटण में अनेक कारीगर आकर बसे। उनकी कारीगरी और कौशल के कारण विशेष करके पाटण का पटोड़ा जो है वो जग विख्यात बना। पाटण की यह कारीगरी लगभग 850 वर्ष से भी अधिक प्राचीन मानी जाती है। अत्यधिक अटपटी, जटिल और समय लेने वाली यह कला आज कुछ मर्यादित कारीगरों तक ही सीमित है। पाटण में बनने वाली इस रेशमी वस्त्र को क्या कहते हैं? पटोड़ा कहते हैं, जिसमें दोनों तरफ एक ही प्रकार की छपाई दिखाई देती है, अतः दोनों तरफ से इसे पहना जा सकता है, इसकी ये विशेषता है। और ऐसा पटोड़ा कई वर्षों तक फटता नहीं है और रंग भी इसका नहीं जाता। इसलिए गुजराती में एक कहावत प्रचलित है, कौन सी? पड़ी पटोड़े भाट, फाटे पर फोटे नहीं। अब उसके बाद कढ़ाई बुनाई कला की बात करें तो हड़प्पा और मोहेंजोदड़ो के उत्खनन मतलब खोद काम के दौरान मिट्टी मिली मूर्तियों और पुतलों के वस्त्र पर भी कढ़ाई बुनाई का काम देखने को मिला था। भारत के पुरुषों में स्त्रियों तथा बच्चों के वस्त्र पर कढ़ाई बुनाई करने वाली कारीगरी भी बहुत प्राचीन है, ऐसा माना जाता है। सिंधु संस्कृति के समय सिंध, सौराष्ट्र और कच्छ के स्त्री पुरुषों के वस्त्रों पर कशीदाकारी देखने को मिलती है। मतलब जो कढ़ाई बुनाई का काम है कच्छ का, उसको कशीदा के नाम से जानते हैं, कशीदाकारी देखने को मिलती है। इस तरह कश्मीर का कश्मीरी कशीदा भी प्रसिद्ध है। इसके उपरांत गुजरात के जामनगर, जैतपुर, भुज और मांडवी क्षेत्र बांधनी तथा ऊपर की गई परंपरा शैली वाली हाथी, पुतली, चौरस, पक्षी, कलश आदि सुंदर डिजाइनों के लिए जो है वो प्रसिद्ध है। कपड़े के ऊपर छपाई और कढ़ाई बुनाई गुजरात के कच्छ, सौराष्ट्र वगैरह प्रदेशों की स्त्रियों का गृह व्यवसाय रहा है, मतलब वो घर पर ही ये काम करती हैं। चंदोवा, लता तोरण, चौका तकिया, मसनद और झूले के उपरांत कई जातियों में पहनी जाने वाली मिर्जई नामक वस्त्र के ऊपर की गई कढ़ाई बुनाई की कला परंपरा आज भी प्रख्यात है। कढ़ाई बुनाई में सज्जा, तुस्सा, रजाई के ऊपर भौमितिक और विविध आकृति प्रधान आकृतियों से युक्त कशीदाकारी भी देखने को मिलती है। कच्छ के बन्नी क्षेत्र में जत जैसी कौम की कशीदाकारी की भी एक अलग पहचान है। अब चर्म उद्योग की बात करें तो चर्म उद्योग मतलब चमड़े का उद्योग। प्राचीन भारत में मृत प्राणियों के चमड़े का विविध उपयोग होता था। प्राणी की मृत्यु के बाद परंपरागत रूप से चमड़ा तैयार किया जाता था। कृषि के लिए कुओं से पानी निकालने के लिए पुर, जिसको चरसा बोलते हैं, तथा पानी की मशक और पलाखों में चमड़े का उपयोग होता था। ढोल, नगारा, तबला जैसे संगीत के साधनों के उपरांत लोहार की धकनी, विभिन्न प्रकार के जूते और प्राणियों को बांधने के लिए चमड़े का उपयोग होता था। युद्ध में उपयोग की जाने वाली ढाल में चमड़े का उपयोग होता था। भारत में चर्म उद्योग जो है वो विशिष्ट स्थान रखता है, जिसमें जूते और चमड़े की विभिन्न चीज वस्तुएं जैसे चमड़े की कढ़ाई बुनाई वाली जूतियां, चप्पलें, पर्स, पट्टा जिसको बेल्ट बोलते हैं, तथा घोड़े और ऊंट जैसी प्राणियों के पीठ पर रखा जाने वाला साज, पलान, लगाम और चाबुक के लिए डोरी भी चमड़े की होती है। अब हीरा मोती और मीनाकारी कारीगरी, तो भारत के पूर्व, पश्चिम और दक्षिण तीनों दिशाओं में 7,517 किलोमीटर लंबाई वाला समुद्री किनारा है और बाकी 1600 किलोमीटर लंबाई वाले किनारा जो है मात्र और मात्र कहाँ है? गुजरात में, जिसके कारण हीरा मोती का उपयोग बड़े पैमाने पर होता है, क्योंकि जो मोती है वो कहाँ से मिलता है? समुद्र में से मिलता है, और हीरा जो है वो कोयले की खान में से मिलता है। समुद्री मार्ग की यात्रा करके समुद्र पार के अन्य देशों के साथ
व्यापारिक संबंध होने से हीरा मोती का व्यापार भी होता रहा है। भारतीय कारीगरों द्वारा बनाए गए हीरे मोती के आभूषणों की पहले से ही विदेशों में खूब मांग रही है। विश्व विख्यात कोहिनूर और ग्रेट मुगल हीरा भी भारत से मिला था। भारतीय लोग आभूषण के बहुत शौकीन थे। सोने के गहने के उपरांत श्रीमंत वर्ग जो है, राजा महाराजा और अमीर लोग जो थे, वो वैविध्यपूर्ण हीरा मोती के आभूषण पहनते थे। प्राचीन समय में राजा महाराजा, श्रेष्ठी और महाजन लोग भी हीरा मोती, माणिक, पन्ना, पुखराज, नीलम आदि रत्नों का उपयोग करके वस्त्र आभूषणों की शोभा बढ़ाने के लिए करते थे। राजा महाराजा और बादशाहों के सिंहासनों, मुकुटों, मालाओं और बाजूबंद बनाने में रत्नों का उपयोग होता था। मोती के कलात्मक तोरण, माला, कलश, खिड़की, चौकर, पंखा, विवाह के नारियल, गुनगुना, पिछोरी, गेंडुरी, बैलों के लिए कलात्मक सेहरा, सिंगों की झालर आदि बुनाई कला कारीगरी अद्भुत रही है। संपूर्ण भारत में यह सारी कारीगरी हस्तकला कारीगरी के रूप में परंपरागत ढंग से क्या हुई है तो देखने को मिलती है। सोना चांदी तथा मीनाकारी की कला कारीगरी में दुनिया के देशों में भारत का स्थान अग्रसर है। अपने यहाँ सोना चांदी के अलंकार मतलब आभूषण, माला, हार, अंगूठी, एयरिंग, कंगन, चाबी का गुच्छा आदि के काम में कुशल और निपुण कारीगर मीना कारीगरी द्वारा लाल, हरा और आसमानी रंग करके गहनों की शोभा बढ़ाते हैं। मीना कारीगरी में कुशल कारीगर जयपुर, लखनऊ, दिल्ली, वाराणसी और हैदराबाद में विशेष रूप से हैं। जरी काम, जरी तो आप जानते हो, ठीक है। तो जरी काम में अपना देश प्राचीन काल से ही प्रसिद्ध है। चांदी और सोने के तार के रूप में जरी बना करके उसका उपयोग कढ़ाई बुनाई कला द्वारा कीमती वस्त्रों को सजाने में होता है और भारत में जरी काम की कारीगरी के लिए सूरत प्रसिद्ध है। पानेतर जो कन्या को विवाह के समय पहनाया जाने वाला एक वस्त्र है। साड़ी, घरचोड़ा जैसे वस्त्र परिधान के लिए सूरत के कुशल कारीगर जरी की किनारी लगाकर बेजोड़ काम करते हैं। अब धातु काम की यदि बात करें तो धातु काम जो है तो धातु विद्या भी भारत की प्राचीन विद्या है। पाषाण युग के बाद धातु में भी धातु विद्या विकसित हुई है। लोथल के कारीगर धातु में से हंसिया, बर्मा, छिद्रक जिसको बोलते हैं, घुमा वाली आरी, आरा और सुई जैसे तांबे एवं कांसे के औजार बनाते थे। इसी तरह धातु में से औजारों के उपरांत बर्तन, मूर्तियां और पात्र बनाए जाते थे। युद्ध के लिए अस्त्र शस्त्र भी धातु में से बनाए जाते थे। सोना चांदी जैसी धातुओं का उपयोग गहने में होता था। तांबा, पित्तल और कांसा जैसी धातुओं का उपयोग बर्तन और मूर्ति बनाने में होता है, जबकि लोहे का उपयोग औजार एवं हथियार बनाने में होता था। अब काष्ठकला तो मानव जीवन का संबंध प्रारंभ से ही वृक्ष और जंगलों से जुड़ा रहा है। शुरुआत में ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग होता था। धीरे धीरे औजारों, भवनों और मकानों के निर्माण में लकड़ी का उपयोग होने लगा और क्रमशः लकड़ी की मूर्तियां, बालकों के लिए खिलौने, गोखा जिसको ताक बोलते हैं, खंबे, खिड़की, दरवाजे, अटारी, सिंहासन, कुर्सी, जाली आदि बनने के साथ काष्ठकला नक्काशी का विकास भी होता रहा है। गुजरात के संखेड़ा का फर्नीचर और लकड़ी का झूला तथा ईडर के खिलौने जो है वो प्रसिद्ध है। तो काष्ठकला जो है वो एक प्रकार का क्या है, लकड़ी पर जो नक्काशी काम करके फर्नीचर बनाए जाते हैं उसका समावेश उसमें किया जाता है। अब जड़ाऊ काम तो जिसमें अलंकार अर्थात क्या है, आभूषण और जड़ाऊ काम की कला भारत की एक प्राचीन कला है। भारत के राजा, सम्राट और अन्य शासक और उस समय के श्रीमंत वगैरह जिन स्वर्ण अलंकारों को धारण करते थे उसमें हीरा, मोती, माणिक आदि जो है वो प्रमुख थे। इन कीमती रत्नों को गले का हार, बाजूबंद, कड़ा, मुकुट, माथ मेहंदी, अंगूठी, नथनी आदि से जड़ाकर पहनते थे। उसमें क्या जड़ाते थे? हाँ, कोई बताएगा? हीरा, मोती, माणिक, ठीक है। विशेष निपुणता वाले कारीगर ऐसी जड़ाऊ कला में सिद्धहस्त थे और राजस्थान का बीकानेर जो गहने के जड़ाऊ काम के लिए प्रसिद्ध है। अब जो है उसके बाद आता है अकीक का काम। तो अकीक जो है भारत की कई नदियों के घाटी प्रदेश में मिलने वाला एक कीमती
पत्थर है जिसमें अकीक, चकमक और अर्धपारदर्शक सुंदर लाल रंग का पत्थर जिसको क्या बोलते हैं कार्नेलियन मुख्य है। विशेष करके सिलिका मिश्रित नीले तथा सफेद रंग के पत्थरों को जो है वो अकीक कहते हैं। गुजरात में ये कहाँ मिलता है? तो गुजरात में सूरत और राणपुर क्षेत्रों में विभिन्न आकार के अकीक के पत्थर मिलते हैं। अकीक के पत्थरों को अलंकार में जड़ाऊ काम के लिए खंभात भेजा जाता है और खंभात के कारीगर जो है वो अकीक के पत्थरों को तराश कर उन्हें विविध अलंकारों में जड़ाऊ योग्य बनाते हैं अथवा अकीक के पत्थरों का माला या मड़का तैयार करते हैं। अब चित्रकला की बात करें तो चित्रकला जो है विविध कलाओं में चित्रकला का स्थान जो है वो सर्वोपरि है। चित्रकला रंग और रेखाओं द्वारा और कला एवं सौंदर्य का रसपान कराती है। इसमें प्रकृति के जड़ और चेतन स्वरूप में रहे विविध भावों का दर्शन कराने की क्षमता है। लगभग 5000 वर्ष प्राचीन हड़प्पीय संस्कृति के अवशेषों में भारतीय चित्रकला के प्रमाण मिले हैं और पुरातत्व विभाग के उत्खनन में भी भारत की चित्रकला के नमूने मिलते रहे हैं। पाषाण युग के आदि मानव के गुफा चित्रों में पशु पक्षियों का आलेखन देखने को मिलते हैं और हड़प्पा के लोग मिट्टी के बर्तनों के ऊपर भौमितिक रेखांकन की आकृति और फूल पौधे बनाते हैं। मध्य प्रदेश का हाथी, गेंडा, हिरण आदि चित्र उल्लेखनीय है। अजंता इलोरा के चित्र भारतीय चित्रकला के बेजोड़ उदाहरण है। भारत में पारंपरिक रूप से मांगलिक प्रसंगों का स्वास्तिक, कलश, गणेश के चित्र बनाने की और कुछ क्षेत्रों में रंगोली बनाने की प्रथा जो है वो बहुत पुरानी है।